Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. So now it's a part 2 of this video. दोस्तों इससे पहले हमने वीडियो का पहला पार्ट अपलोड किया हुआ है और जिसमें हमने पूरी तरीके से फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी के कोरिलेशन को समझने की कोशिश करी थी। तो इस वीडियो के इस पार्ट के अंदर आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो मनुष्य है यानी कि जो ह्यूमन है उसने कैसे अपनी पूरी तरीके से नेचर का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को डेवलप करा था, या कहीं पर जो नेचर था उसने कैसे ह्यूमन की एक्टिविटीज़ को इफेक्ट किया था। तो एक एक करके इन पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर वीडियो के पहले पार्ट को देखिए, देन ही आपको समझ में आएगा कि आप वीडियो के इस पार्ट में क्या पढ़ रहे हैं। सो आवर टॉपिक इज नेचुरलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन, दैट मीन्स मानव का प्रकृतिकरण। आप इस पार्ट के अंदर ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो मनुष्य है उससे अपनी टेक्नोलॉजी, हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नेचर की एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व होने की या उसे इफेक्ट करने की कोशिश करी है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जिस हिसाब से जो ह्यूमन है वो अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ही फिज़िकल एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट कर पाता है, अदरवाइज़ वो फिज़िकल एनवायरनमेंट के अंदर क्या प्रोड्यूस कर रहा है या क्या उसे कंस्ट्रक्ट कर रहा है, क्या उसका निर्माण कर रहा है, वो मैटर नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब कभी भी क्या कहते हैं ह्यूमन ने अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करी है तो उसने हमेशा प्रकृति के कानून यानी कि जो प्रकृति के नियम होते हैं उसको समझने के लिए हमेशा अपनी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट ही किया है। क्योंकि अगर हम इससे पहले देखने की कोशिश करें तो भाई इससे पहले ह्यूमन के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसके हिसाब से वो क्या कहते हैं डेवलप हो सके, है ना। तो इसीलिए ह्यूमन ने क्या करा, मानव का प्रकृतिकरण इस हिसाब से हुआ कि उसने पहले तो सबसे पहले जो नेचर लॉज होते हैं उसको समझने की कोशिश करी और उसको समझने के बाद उसने धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी को डेवलप किया और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद ही उसने क्या कहते हैं अपने आप का लिवलीहुड जो होता है अपने आप को और ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश करी। एग्जाम्पल के लिए उसने कैसे ये समझने की कोशिश करी कि उसने फ्रिक्शन के लॉ को समझने की कोशिश करी, फ्रिक्शन एंड हीट के लॉ को समझने की कोशिश करी, जिससे उन लोगों ने जो फायर है वो डिस्कवर करा। इससे पहले आज से बहुत हज़ार साल पहले फायर होती होगी, लेकिन क्या किसी को पता था कि सही मायने में आग इस तरीके से लगेगी। तो उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए और फिक्शन का इस्तेमाल करते हुए इस चीज़ को समझा, इस लॉ को समझा, नेचर के इस लॉ को समझा और उसके बाद उन लोगों ने फायर का डिस्कवर करा। एंड देन उसके बाद दूसरा एग्जांपल हमने कैसे डीएनए की मदद से, किसी को नहीं पता था कि डीएनए नाम की चीज़ें भी कुछ होती है, हमने डीएनए की मदद से कैसे फिर समझने की कोशिश करी कि इस डीएनए के हिसाब से हम बहुत सारी बीमारियों को ख़त्म कर सकते हैं, बहुत सारी जो समस्याएं होती है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हमने कैसे जो थर्मोडायनेमिक जो क्या कहते हैं लॉ होता है उसकी मदद से कैसे हमने समझने की कोशिश करी कि हम फास्टर प्लेन डेवलप कर सकते हैं, है ना। इससे पहले हमें नहीं पता था कि प्लेन जो होंगे उनकी स्पीड और कितनी ज़्यादा तेज़ हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, है ना। लेकिन अगर आज से बहुत साल पहले की बात करी जाए तो ह्यूमन के पास क्या कहते हैं जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी, जिसे प्राचीन सोसाइटी बोलते हैं दोस्तों, प्रिमिटिव दैट मीन्स प्राचीन सोसाइटियाँ, उसको नेचर के साथ सही मायने में क्या कहते हैं कनेक्शन बिल्डअप करने का मौका नहीं मिल पा रहा था। इसलिए आप इसे इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म बोलेंगे, जिसे आप पर्यावरण निश्चयवाद, ठीक है, नित्यवाद लिखा हुआ है, नित्यवाद भी इसे बोला जाता है, लेकिन इसका नाम आप निश्चयवाद भी बोल सकते हैं, जिसे आप इंग्लिश में इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म बोलेंगे। तो डिटर्मिनिज्म, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, इसके बारे में आपको ज़्यादा पढ़ना है इस वीडियो के अंदर और इस पार्ट के अंदर। वाई? बिकॉज इस टॉपिक के अंदर यही बताने की कोशिश करी गई है कि आज से हज़ार साल पहले जब ह्यूमन के पास किसी भी प्रकार की कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी तो उनके ह्यूमन की एक्टिविटीज़ को इफ़ेक्ट करने के लिए हमेशा नेचर का ही जोर रहता था।
यानी कि आज से 1000 साल पहले जब ह्यूमन कृषि या एग्रीकल्चर करता होगा तो एग्रीकल्चर करने के लिए ह्यूमन को पूरी तरीके से नेचर पे ही डिपेंड रहना पड़ता होगा, क्योंकि उन लोगों के पास उस तरीके की टेक्नोलॉजी जो थी वो नहीं थी, है ना। टेक्नोलॉजी नहीं थी तो इसी वजह से उन्हें क्या कहते हैं, नेचर की एक्टिविटी पे ही फोकस रहना पड़ता था। तो इसीलिए इसे हम पर्यावरण निश्चयवाद या नित्यवाद की गतिविधि बोलेंगे। लेकिन जब धीरे धीरे समय बदला, धीरे धीरे समय बदलने के बाद ह्यूमन ने नेचर्स के लॉस को समझने की कोशिश करी और उसके ऊपर इन लोगों ने अपने आप को और ज़्यादा ऊपर अपर लेने की कोशिश करी। तो अगर आप और इसे ज़्यादा डीपली समझना चाहते हैं तो आप यही बताने की कोशिश मैं आपको करना चाहूँगा कि आज से 1000 साल पहले ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन एक पैसिव एजेंट की तरह था। किसके लिए? क्या कहते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट के लिए। और फिजिकल एनवायरनमेंट ही कंट्रोल करता था ह्यूमन एक्शंस को, क्योंकि पहले फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर लोगों के पास लॉज नहीं थे। लोगों को फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर ये नहीं पता था कि किस समय पे कौन सा टेम्परेचर आता है, किस समय पे कौन सी क्या कहते हैं हवाएं चलेंगी, किस समय पे कौन सी फसल उगाई जा सकती है। दैट मीन्स उस समय ह्यूमन एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए फिजिकल एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता था। लेकिन धीरे 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 समय बदला और एक नई थ्योरी आई, जिसे आप ह्यूमनिज्म ऑफ नेचर बोलेंगे, प्रकृति का मानवीकरण बोलेंगे। इसमें क्या हुआ, इसमें धीरे धीरे करके जो टेक्नोलॉजी है उसका डेवलपमेंट हुआ और पीपल अंडरस्टूड द नेचर वेल। और उसके बाद फिर इंसानों ने क्या करना कोशिश कर दिया, इंसानों ने नेचर को और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कर दी। और जब उन लोगों ने एक अच्छी तरीके से नेचर को समझने की कोशिश कर दी तो उसके बाद संभावनाएं और बढ़ने लग गई। एग्जाम्पल के उन्होंने कैसे ये देखने की कोशिश करी कि काले बादल छाए हुए तो बारिश होगी, तो हमें अच्छी फसल उग सकती है। उन्हें ये पता चलने लग गया कि किस सिचुएशन में हमें कहाँ पे रहने का सेटलमेंट बनाना चाहिए। उन्हें ये पता चल चुका था कि कैसे हम क्या कहते हैं नेचर की एक्टिविटी के हिसाब से हमें किस हिसाब की खेती करनी चाहिए। हमें ये पता चल गया था कि कैसे हमें समुद्र के जो ओशन के लेवल्स होते हैं उसको मेजर कर सकते हैं, उनके ऊपर कैसे हम पूरी तरीके से बड़े बड़े नगर बना सकते हैं, बड़े बड़े शहर बना सकते हैं, है ना। तो इस हिसाब से अब हमने क्या करना चालू कर दिया, अब हमने क्या कहते हैं अपने कल्चर लैंडस्केप को और ज़्यादा बढ़ाने लगे। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जब उन्होंने प्रकृति के लॉ को समझने की कोशिश करने लग गए तो पूरी तरीके से उन लोगों ने क्या कहते हैं इस सिचुएशन को क्या कहते हैं जो नेचुरलाइजेशन डिटर्मिनेशन है उसका नाम दिया इसे। और पूरी तरीके से फिर इसका नाम बदला और बदलने के बाद इसका नाम पॉसिबिलिज्म पड़ गया। और यहाँ पे दोनों में डिफरेंस अगर आप देखने की कोशिश करेंगे कि एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और एनवायरमेंटल पॉसिबिलिज्म दोनों में अंतर क्या होता है, इस पूरे चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट है। इस पे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करिएगा। इसको फ्रेडरिक रज्सेल ने दिया था और बताने की कोशिश करी थी कि जब यानी कि पर्यावरण नित्यवाद का मतलब ये होता है जब फिजिकल एनवायरनमेंट यानी कि जैसे आप क्लाइमेट बोलेंगे, आप पूरी तरीके से जोग्राफिकल कंडीशन बोलेंगे, ये दोनों चीज़ जब पहले ह्यूमन की एक्टिविटी को, उनकी व्यूज़ को, उनके थॉट्स को, उनके एक्शन को इफ़ेक्ट करती थी तो उसे आप एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म बोलेंगे। यानी कि इसमें जो नेचर होता है उसकी पावर ज़्यादा बड़ी होती है, इसमें ह्यूमन कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एनवायरमेंटल पॉसिबिलिज्म, भाई ये नाम आप देख सकते हैं, लिक्विज्म फेब्र करके इनका नाम है, अगर मैं माफ़ी चाहूँगा इसे नहीं पढ़ पा रहा हूँ। इन्होंने इस आइडियोलॉजी को दिया है और इन्होंने बताया था कि एनवायरमेंटल पॉसिबिलिज्म का मतलब क्या होता है, जब नेचर के लॉज को, उनकी लिमिट्स को समझने लग जाता है ह्यूमन, तो वो अपने हिसाब से ह्यूमन सेटलमेंट करता है। ह्यूमंस धीरे धीरे क्या कहते हैं नेचर्स के अंदर इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है और वो अपने हिसाब से अपनी एक्टिविटीज़ को मूव करता है। तो इसमें क्या हो गया, इसमें ह्यूमन की जो पावर हो गई, ह्यूमन की जो स्ट्रेंथ हो गई वो ज़्यादा मजबूत हो गई। तो इसमें नेचर सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, ये याद रखिएगा, और नेचर ही ह्यूमन की एक्टिविटी को इफ़ेक्ट करता है। लेकिन इसमें ह्यूमन जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा और ह्यूमन नेचर को समझने के हिसाब से अपने क्या कहते हैं एक्टिविटी को इफ़ेक्ट करेगा। तो ये दोनों मेन आइडियोलॉजीज वीडियो के अंदर आपको बताई हुई है
लेकिन एक नई आइडियोलॉजी निकल के आई थी, जिसे नियो डिटर्मिनेशन यानी कि नव निश्चयवाद की एक नई आइडियोलॉजी बोली गई है। दोस्तों ये थोड़ी सी क्वाइट इंटरेस्टिंग है और इसको क्या कहते हैं, ग्रिफिथ टेलर जो है उन्होंने स्टॉप एंड गो डिटर्मिनेशन का नाम दिया है। थॉमस ग्रिफिथ टेलर जो है उन्होंने बताया था कि ये दोनों डिटर्मिनिज्म, क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, नेचर के साथ अपने रिलेशन को बिल्डअप करना और उसके हिसाब से क्या कहते हैं अपना यूज़ करना। लेकिन उसने क्या कहते हैं नियो डिटर्मिनेशन की जो पॉलिसी दी थी उसमें पूरी तरीके से बताने की कोशिश करी हुई कि पूरी तरीके से इन दोनों के बीच का भी एक रास्ता हो सकता है। मतलब ना तो सिचुएशन ज़्यादा क्या कहते हैं फ्री होनी चाहिए, जिसमें क्या कहते हैं इंसान अपना ही मतलब इस्तेमाल करता रहे और नेचर को ख़राब करता रहे, और ना नेचर इतनी ज़्यादा ख़राब हो जानी चाहिए कि वो ह्यूमन की एक्टिविटी को कंट्रोल करे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें एक बीच का मार्ग, जिसे आप मिडल पाथ बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ह्यूमन बीइंग को क्या करना पड़ेगा, अगर वो नेचर के ऊपर जीत पाना चाहता है तो उसको पूरी तरीके से दोनों के बैलेंस को बनाए रखना होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि अगर आपके एक ह्यूमन को किसी भी पेड़ की ज़रूरत होती है और पेड़ से वो क्या कहते हैं बहुत सारी चीज़ें ले सकता है। पेड़ से वो पेपर है, मेडिसिन है ना, वुड्स है, रबर है, बहुत सारी चीज़ें जो पेड़ से वो ले सकता है। तो इंसान ने इसमें क्या करा, इंसान ने इसमें क्या कहते हैं प्रकृति यानी कि नेचर के लॉ को समझा और अपने हिसाब से क्या कहते हैं नेचर को इस्तेमाल करने लग गया। तो ये नेचर पॉसिबिलिज्म हो गया। अब इसमें क्या होगा कि अगर आप ज़्यादा वैल्यूज़ में, ज़्यादा वॉल्यूम्स में अगर आप पेड़ को कट करने लगेंगे तो सिंपल सी बात है आप कहीं ना कहीं नेचर को इफ़ेक्ट कर देंगे। तो आपको क्या करना होगा, आपको न्यू डिटर्मिनेशन पॉलिसीज़ के हिसाब से आपको पेड़ अगर काटने हैं, ह्यूमन यूज़ करना है, तो आपको साथ साथ और पेड़ लगाने भी चाहिए, जिससे क्या होगा कि आप आने वाले समय पे उन पेड़ को और अच्छी तरीके से प्राप्त कर पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे। और यही न्यू डिटर्मिनिज्म की पॉलिसीज़ है, स्टॉप एंड गो पॉलिसीज़ के बारे में इसमें बहुत अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करी हुई है। सो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। सो आवर नेक्स्ट पार्ट इज ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू द कॉरिडोर ऑफ टाइम्स, यानी कि समय के गलियारे के माध्यम से मानव भूगोल। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी ह्यूमन सोसाइटी जो है वो एक दूसरे की नॉलेज पे डिपेंड होती है। अब क्योंकि इससे पहले आपने ये देखने की कोशिश करी थी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहाँ से स्टडी होनी चालू हुई है, तो अब हमें ये जानने की कोशिश करनी होगी कि ह्यूमन ज्योग्राफी आज से नहीं बल्कि बहुत से टाइम पीरियड से पहले स्टडी होती आई है। अगर हम बात कर ले अर्ली कॉलोनियल पीरियड के, जिस समय पे हमारे भारत देश जैसे इलाकों के अंदर बहुत से लोगों ने ह्यूमन एक्टिविटीज़ करनी चालू करी थी। इसमें क्या था कि जो मानव था वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे माइग्रेट होता था और उस समय इम्पीरियलिज्म और ट्रेड की वैल्यूज़ को ज़्यादा डिस्कवर करा गया था। उसकी वजह से क्या हुआ था कि यूरोप की बहुत सी कंट्री ने क्या कहते हैं आप दूसरे कॉन्टिनेंट पे, आप अमेरिका जैसे कॉन्टिनेंट पे आप बोल सकते हैं, वहाँ पे आने की कोशिश करी थी। और जब उन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी को स्टडी करने की कोशिश करी तो उन्होंने इन सभी चीज़ों को एक साथ स्टडी करने की कोशिश करनी चालू कर दी। उन्होंने खोज करा और उन्होंने वितरण करने की कोशिश कर दी। ये अर्ली कॉलोनियल पीरियड की बात हो रही है, जिस समय पे ट्रेडिंग सिस्टम इस्तेमाल होता था। लेकिन जिस तरीके से अब कॉलोनियल पीरियड ख़त्म होना चालू हो गया तो हमने ये देखने की कोशिश करी कि हमें सिर्फ और सिर्फ सारे कॉन्टिनेंट की स्टडी एक साथ नहीं करनी पड़ेगी, हमें अलग अलग कॉन्टिनेंट की अलग अलग स्टडी करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा कि हम इस रीजन की स्पेशलिटीज़ को समझने की कोशिश कर पाएंगे। एंड देन उसके बाद और ज़्यादा डीपली जब हम लोग गए और वॉर होने स्टार्ट हो गए तो उसके बाद हमने एरियल डिफ्रेशन करने की बात करी। हमने ये देखने की कोशिश करी कि अगर मान लीजिए कि आप साउथ अफ्रीका के इलाके के बारे में बात कर रहे हैं तो वहीं के बारे में आपको ज़्यादा डीप नॉलेज होनी चाहिए, जैसे वहाँ पे किस प्रकार की क्लाइमेट है, किस प्रकार की चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा मिलती है, वगैरह वगैरह चीज़ें हमने और डीपली जानने की कोशिश कर दी। तो इस तरीके से हमने ह्यूमन सेटलमेंट्स को, ह्यूमन्स थॉट को और ह्यूमन बिहेवियर्स को समझने की कोशिश करी। अब वैसे और भी ज़्यादा ह्यूमन्स ज्योग्राफी के बारे में पढ़ने के लिए आपके चैप्टर्स के अंदर है। आप अगर क्या कहते हैं वीडियो आपकी बुक के लास्ट पार्ट में जाएंगे तो आपको काफ़ी डीपली समझने के बारे में आपको मिलेगा।
ठीक है। सो अभी के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही है, इस चैप्टर के अंदर इतना ही है। आपकी राय कैसी रही वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।